ये पैसेंजर्स को प्रायोरिटी पे लोग ये करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हॉलीडेज़ पे है, प्लान करें, दूर से आए हैं, शॉर्ट टाइम में हम लोग करने के लिए सोचे, बट पूरे प्लान्स हमारे पूरे डिस्टर्ब हो गए हैं, स्केड्यूल डिस्टर्ब हो गया है। और वो तो ये है, बट नहीं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शहर हैदराबाद में वाक़ रचामुंडा इलाके के पुलिस कमिश्नर महेश एम भागवत ने आज हाजीपुर विलेज का दौरा करते हुए वहां पर एहतमाम करदा एक फ़ेस टू फेस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जिसे गांव की सरपंच कविता वेंकटेश गौड़ ने मुनक़िद किया था। उस इजलास में हालिया रेप केसेस से मुतासरा बहुत सारे ख़ानदानों ने भी हिस्सा लिया और पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार करके केसेस चलाने की सराहना की। इस मौके पर पुलिस के कई आला अहदेदारों के साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया के भी बहुत सारे लोगों ने समाज से बुराई को दूर करने में महकमे की मदद करने की अपील की है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज वज़ीर सयाहत वी श्रीनिवास गौड़ के साथ बंजारा हिल्स के मिनिस्टर क्वार्टर्स में एहतमाम करदा एक तकरीब में TSTPC यानी तेलंगाना स्टेट ट्रेड प्रमोशन कॉरपोरेशन के नए साल 2020 की एक डायरी और कैलेंडर की रस्म इजराई अंजाम दी। दुनिया के मशहूर ज़माना सऊदी अरबिया के रियाद में वाक़े IJFF यानी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फ्रैटर्निटी फोरम की जानिब से वहाँ के मशहूर शालीमार फलकनुमा पैलेस में एहतमाम करदा एक तकरीब में सीनियर जर्नलिस्ट KN वासिफ के हाथों नए साल 2020 की एक नई डायरी की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर वहाँ पर मौजूद थे मोहम्मद फारूकी शहबाज, जनरल सेक्रेटरी BIR यूनुस सलीम, TWRI फोरम के सदर अब्दुल जब्बार, इनके साथ साथ कई सीनियर जर्नलिस्ट जैसे गजनफर, AIUS के प्रेसिडेंट डॉक्टर अशरफ, IJFF के इंचार्ज बासित अबू मास, डॉक्टर SN मसूद और एक खूबसूरत खातून शहजीन एर्रम भी वहां पर मौजूद थी। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की जानिब से ज़िले हैदराबाद के सदर SM हुसैनी मुजीब की क़ियादत में आज गनफाउंड्री में वाक़े डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के रूबरू ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया गया और इनके 5 देरीना मुतालबात मनवाने के लिए हुकूमत पर दबाव डाला गया। इस मौके पर रियासती सदर रविंदर रेड्डी ने बतलाया कि अरसे दराज से पे रिवीजन कमीशन ना लाए जाने के बायस सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ज़बरदस्त महंगाई का शिकार हो गए हैं, लिहाजा बात अब बर्दाश्त के बाहर चली गई है। आज पूरे हिंदुस्तान में डिमांड डे मुनक़िद किया गया, उसको मद्देनजर रखते हुए जनाब रविंदर जी साहब और राजेंद्र साहब के सदारत में आज तेलंगाना एनजीओ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना एनजीओ सिटी डिस्ट्रिक्ट सिटी यूनिट और तेलंगाना एनजीओ संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के तमाम सरकारी मुलाजिमीन, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज़, क्लास 4 एम्प्लॉइज़, दीगर जितने लोग के तमाम लोग यहाँ पर आए और बिलखुसूसी जो PRC का मसाइल है, जो मसला है, उसके लिए गौर फिक्र की बात की गई और आपके जानिब से चीफ मिनिस्टर साहब को फिर से एक बार अदबन गुजारिश कर रहे हैं। दिसंबर तक ठहरना नामुमकिन है क्योंकि एम्प्लॉइज़ बेचैन हो रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब भी जो बात दिए सोमेश कुमार साहब के वही अप्रैल के पहले हफ्ते में PRC अनाउंस करेंगे, तो हम इसका भी मुबारकबादी देते हुए फिर से एक बार आपके जानिब से अपील कर रहे हैं कि इमीडिएट PRC अनाउंस करिए और दीगर जो आंध्र प्रदेश में काम कर रहे सरकारी मुलाजिम तेलंगाना के बिलखुसूसी 14वीं जमात के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो काफ़ी परेशानियों में हैं, तो उनको भी लाने का वादा किया था, लेकिन वो भी वादा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। इमीडिएट उन लोगों को भी वापसी लाने की भी बात की गई और जो आज गिरानी जो बढ़ी हुई है, प्याज 100 रुपये किलो हो गई, 7 रुपये थी, पेट्रोल 40 रुपये था, 100 रुपये हो गया, लेकिन सरकारी मुलाजिमीन की कोई तनख्वाह बढ़ने का किधर भी अंदेशा नहीं है, उसके ऊपर भी गौर फिक्र करी गई, उसके ऊपर भी बात की गई और लाइब्रेरीज डिपार्टमेंट को 010 के
ज़रिए से तनख्वाह देने का डिमांड भी किया गया। बहरहाल ये तमाम जितने भी चीज़ें हैं ये आज हमारे रियासती सरकार को और दिल्ली के हुकूमत को, मोदी जी को भी यहाँ से एक पैगाम भेजने की हम कोशिश करें, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ये आज करीब 2 करोड़ सरकारी मुलाजिमीन और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ का ये धरना चल रहा है। 1 बजे से 2:30 बजे तक इसका टाइम दिए थे। बहरहाल आप लोगों का भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल यूनियन जो भी हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं वो प्रोग्राम आपके ज़रिए से हमारे सरकार को पहुँचे। बहरहाल फिर से एक बार चीफ मिनिस्टर साहब को, जो हुकूमत में बड़े लोग हैं, उनको फिर से एक बार हम लोग अदबन गुजारिश है हमारी कि भाई सरकारी मुलाजिमीन अपना सब्र ख़त्म होने से पहले आप लोग ये तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करिए। जैसे शहीदों को हम लोग बात दिए थे, हिंदुस्तान में ये रियासत को आगे ले जाने की बात की गई थी। आज हिंदुस्तान में दीगर रियासतों से तेलंगाना की रियासत आगे है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी और भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपका फिर से एक बार शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। बोला मल साहब पहले को हमारी रेटा बढ़ेगी बोल। शहर हैदराबाद में वाक़ साइबराबाद के मशहूर हो जाने वाले पुलिस कमिश्नर VC सज्जनर ने आज एक मीटिंग तलब की, जिसमें कई वेबसाइट्स के ज़रिए आवाम को धोखाधड़ी के मामलात पर गौर व खौस किया गया। हालिया दिनों में गूगल पे, गूगल एड सर्विसेज वगैरह की जानिब से आवाम को लुभाने वाले इश्तेहारात डालकर लूट लेने वाले कई वाक़यात रोनुमा हुए थे, जो अभी भी जारी व सारी हैं। और तरक्की याफ्ता दौर की साइबर क्राइम ऐसे बदमाशों को पकड़ने से कासिर है। इस मौके पर इजलास में पुलिस के कई आला सतही अहदेदारों ने भी शिरकत की और सर जोड़कर साइबर फ्रॉड्स पर काबू पाने के तरीके तलाश किए। No, that will not help you. Please have your that will not help your MHA website. No, sir. It is a Google reporting process. I can resurface it, sir. Nobody knows it. It was circulated, so I can resurface it. I will. Meet till Zamir, you are away. Me recognition. Sir, Rajkot. He said that. Related contact is. So one is mail ID, LIS, that is for getting user information, but for reporting anything like this fraudulent website, we have a dedicated web form for government agencies that is immediately prioritized for review. And for instance, when the elections were happening, ECI, everyone used it. They gave very positive feedback. It was a very effective process. If it has been missed, I will immediately after in the. How many such things you have received them daily? How many people are using it? So we have to report it. I am asking my question straight. How many law enforcement agencies report to you? That is a multiple, exact data I can give, but please see, if you say that if it's not known to Telangana police, then it is not known to anybody. We are the most proactive police people, and if you are not, if our people doesn't know me, then I don't agree. It maximum is Maharashtra police must be knowing, that's all. Central agencies don't look into such cases where they don't have interaction with the public. You should understand that. And you should have some mechanism to talk to people. When we talk to you, you don't lift the phone. When you talk, we have to talk to Arjit, and then this is not the way to work, nahi. सारी दुनिया में जहां चाइना के कोरोना वायरस की धूम चल रही है, वहीं अभी इस वायरस के सऊदी अरबिया में दाखिल हो जाने की खबरें भी ज़ोर शोर पर आ गई हैं। लिहाजा वहां का महकमा सेहत ने अचानक कार्रवाई करते हुए उम्रा वीज़ा पर रोक लगा दी है, जहां रोज़ाना मुख्तलिफ ममालिक के साथ साथ सिर्फ भारत से 4000 लोग जाते आते रहे हैं और उसमें तेलंगाना के करीब 700 लोग शामिल रहते हैं। और इस तरह से सालाना उम्रा के ख्वाहिशमंद करीब 7 मिलियन अफराद पर अचानक ये नई बिपता आ पड़ी और मिल्लत इस्लामिया की वो तालीम के लोग जब जब बदनीयती पर आमादा हो जाते हैं तो ऊपर वाला उन्हें अपने से दूर हटा देता है, वो सच साबित होने जा रही है। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद तजम्मुल हुसैन है, मैं अलहिरा टूर्स एंड ट्रैवल से हूँ। आज हम लोग का उम्रे का ग्रुप का डिपार्चर्स था 1250 के फ़्लाइट से सऊदी एयरलाइंस जितने भी उम्रा पैसेंजर्स है ऑल ओवर, जितने भी ग्रुप्स के पे उम्रा पैसेंजर्स है, सबको रिटर्न बैक कर रही है। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से, सिम्टम्स की वजह से लोग ने अलाउ नहीं कर रहे। वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वहाँ से आप लोग को इंस्ट्रक्शंस दी है सऊदी एयरलाइंस को। सऊदी एयरलाइंस पूरे जितने भी हाजी है उस लोग को रिटर्न बैक कर रही है। इंशाल्लाह जितना जल्द से जल्द जो भी रिकवरी होगी वहाँ पे कोरोना वायरस के बारे में, रिकवरी के बाद में फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारी हुकूमत से यही है कि
एहतजाज के जितना जल्द से जल्द हो सकता है कोरोना वायरस के सिम्टम्स ख़त्म होने के बाद में जितने भी हुज्जाज इकराम यहाँ पर रुके हुए हैं उन लोगों के लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी दें और सबसे पहले इन लोग को भेजने के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत हिंद और हुकूमत सऊदी अरबिया से। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद नज़ीर है। मैं एक NRI हूँ। शॉर्ट ट्रिप के लिए हम लोग इंडिया आए थे। तो हम लोग इंडिया आए थे तो उम्रा के लिए प्लान किए। तो ट्रैवल्स वाले तो सब अपडेट हमें टाइम पे दे दिए, सब चीज़ टाइम पे हो गया था। एयरपोर्ट को भी सुबह हम लोग टाइम पे पहुँच गए। इसमें मेरे वालदा है, छोटा बच्चा है, फैमिली है। और यहाँ पर आके हम लोग जस्ट चेक इन ही करने वाले थे। लोग एंट्रेंस में अलाउ नहीं कर रहे, बता रहे कि अभी से अर्ली मॉर्निंग 9:40 को इनको मेल आया है कोरोना वायरस की वजह से। ये लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी उम्रा के पैसेंजर्स है ये सबको ये लोग रोक दिए हैं। और अभी एयरपोर्ट पे भी हम लोग सऊदी एयरलाइंस के कंसल्टेंट से भी अभी मैं बात किया हूँ, वो भी बता रहे हैं कि अभी कुछ अपडेट नहीं है, अभी मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद वो जो भी डिसीजन होगा अनाउंस करेंगे। वो अनाउंसमेंट के लिए हम लोग 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हैं जिसको बहुत तकलीफ़ हो रही है। जो भी है डिसीजन वहाँ से अगर वो लोग जो भी डिसाइड करते हैं वो क्लियरली हमें बता दे तो हम जो सबको आसानी होगी, क्योंकि धूप में सब लोग वेट कर रहे हैं। किसी को भूख लग रही है, किसी को प्यास लग रही है, किसी को ज़रूरत को जाना है। ऑल ऑफ ए सडन ये डिसीजन ना बहुत डिफ़िकल्टी, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सभी लोगों को। तो मैं सऊदी गवर्नमेंट से जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी अपडेट है वो बता दें ताकि सबको इत्मीनान हो सके और जो भी ये करना है। और अगर ये कैंसिल भी होता है तो आगे नेक्स्ट जब भी पैसेंजर्स को लोग अलाउ करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं तो ये पैसेंजर्स को प्रायोरिटी पे लोग ये करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हॉलीडेज़ पे है, प्लान करें, दूर से आए हैं। शॉर्ट टाइम में हम लोग करने के लिए सोचे बट पूरे प्लान्स हमारे पूरे डिस्टर्ब हो गए हैं, स्केड्यूल डिस्टर्ब हो गया है। और वो तो ये है बट नियत करके घर से निकले हैं हम लोग एहराम बन के, वो सबसे बड़ी बात है। तो जो भी है हमें अपडेट जल्द से जल्द करें। सारे पैसेंजर्स जितने भी लोग हैं सुबह से वेट कर रहे हैं। अगर ये लोग को अपडेट देना ही था, अगर 1-2 दिन पहले दे देते तो सबको आसानी होती और घर से निकलते ही नहीं थे, अपना रीस्केड्यूल कर लेते थे अपना ट्रिप। तेलंगाना IT के वजीर KT रामाराव ने आज प्रगति भवन में भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का खैर मकदम किया और एक आला सतही बातचीत में रियासत की सनती तरक्की की तफसीलात से उन्हें वाकिफ करवाया। इस मौके पर कई उमूर पर तबादले ख्याल भी किया गया। बाद अज़ां KTR के करीबी रफीक रहने वाले चीफ एडवाइज़र ने रियासती तरक्की के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की हालिया दिनों में कामयाब हुकूमत बनाने वाले CM अरविंद केजरीवाल ने आज अपने नायब के साथ एक प्रेस मीट में दिल्ली के फसादात की सख्त मजम्मत करते हुए आवाम को अपनी वो साबिका पेशन गोई याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि अमित शाह के आने के बाद मुल्क में यही सब कुछ होने वाला है। लिहाजा इन्होंने आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कारकुनों को मुत्तहद होकर फसाद पर काबू पाने के लिए पाबंद किया, क्योंकि उनके हाथ में वहाँ की पुलिस नहीं है ना। और हुकूमत की जानिब से ऐलान किया कि फसादात में मारे जाने वालों के लिए 10 लाख और शदीद जख्मियों के लिए 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दी जाएगी, जबकि वहाँ के दवाखानों में सभी लोगों के साथ साथ मुतासरा लोगों के लिए भी इलाज व मुआवजा मुफ्त रखा गया है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के कुछ इलाकों में जो हिंसा की घटनाएं घटी हैं उसको लेके हम सब लोग चिंतित हैं और दिल्ली सरकार की तरफ से जो कदम हम उठा सकते थे हमने पिछले कुछ दिनों में उठाए हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों में कई बार ये कहा भी है कि इसमें सबका नुकसान हुआ है, हिंदुओं का भी नुकसान हुआ, मुसलमानों का भी नुकसान हुआ, हमारे पुलिस के भी बहुत सारे कर्मचारी जो हैं, पुलिस वाले जो हैं वो ज़ख्मी हुए। एक पुलिस हेड कांस्टेबल रतनलाल जी की मौत हो गई, एक IB ऑफिसर की मौत हो गई। तो इस किस्म की घटनाओं का, इस हिंसा का से किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। कल से हिंसा की वारदातें कम हुई हैं
और मैं कल शाम को दौरा करके आया था कई सारे इलाकों का जहां सबसे ज़्यादा हिंसा की घटनाएं घटी थी। कर्फ्यू लगा हुआ है, तो आज हमने कई सारी मीटिंग्स की हैं और जो दंगे से प्रभावित लोग हैं, जो दंगे से पीड़ित लोग हैं, उन लोगों के राहत के लिए और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए कई सारे कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। एक तो जो इंजर्ड लोग हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, उनको तो हम पूरी उनका इलाज कर ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराता है तो फरिश्ते स्कीम जो दिल्ली सरकार की एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए थी कि अगर कोई भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम है और उसको वो अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराता है तो उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। उस फरिश्ते स्कीम को राइट अफेक्टेड लोगों के लिए भी लागू कर दिया गया है। आज शाम तक ऑर्डर्स जारी हो जाएंगे। तो अब जो भी लोग अपना इलाज, राइट अफेक्टेड लोग जो हैं, जो अपना इलाज, उसमें हमने क्राइम अफेक्टेड लोग भी और राइट अफेक्टेड लोग भी दोनों के लिए जारी कर दिया है कि जो लोग भी अपना प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएंगे तो हॉस्पिटल को रीइंबर्समेंट दिल्ली सरकार कर देगी, उनके इलाज का कोई खर्चा नहीं लगेगा। तो जो लोग इलाज करा के चले गए वो तो चले गए, लेकिन अभी जो लोग प्राइवेट में अभी जिनका इलाज चल रहा है उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, या आगे अगर कोई भगवान ना करे और कोई दुर्घटना हो तो उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, कर्फ्यू वाले एरियाज़ के अंदर कुछ लोगों को मुझे पता चला था कि दिक्कत आ रही है क्योंकि कर्फ्यू की वजह से वो लोग निकल नहीं पा रहे। वहाँ पे हम दिल्ली सरकार खाना पहुँचाने का इंतज़ाम शुरू कर दिया आज से, और इसमें हम NGOs की मदद ले रहे हैं, RWAs की मदद ले रहे हैं, लोकल MLAs, काउंसलर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके ज़रिए हम खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। राउंड द क्लॉक हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए जा रहे हैं रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए। वो नंबर्स की डिटेल्स हम आप लोगों को अभी दे देंगे। और SDMs को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया इन सभी हेल्प डेस्क्स के लिए। ये जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं इसमें 6 SDMs हैं अभी और 12 SDMs को और नियुक्त किया जा रहा है, तो टोटल इस एरिया में 18 SDMs हो जाएंगे ताकि और गहन तरीके से यहाँ पे रिलीफ और रिहैबिलिटेशन मेजर्स इम्प्लीमेंट किए जा सकें। 4 नाइट मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की जा रही है, जो रात को भी अगर ज़रूरत पड़ेगी किसी तरह के रिलीफ की तो वो प्रोवाइड करेंगे। जिन लोगों की मौत हो गई है उनको हर एक को, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया और 9 लाख रुपए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद होगा। माइनर के केस में, डेथ ऑफ अ माइनर में 5 लाख रुपए का मुआवजा, परमानेंट इनकैपेसिटेशन 5 लाख रुपए का मुआवजा, सीरियस इंजरी पे 2 लाख रुपए का मुआवजा, माइनर इंजरी पे 20,000 रुपये का मुआवजा, अगर कोई ऑर्फन हो जाता है तो 3 लाख रुपए का मुआवजा, एनिमल लॉस 5,000 रुपये प्रति एनिमल, रिक्शा के लिए 25, रिक्शा अगर जल गई या रिक्शा ख़राब हो गई, मतलब बर्बाद हो गई, तो 25,000 रुपये का मुआवजा, ई रिक्शा के केस में 50,000 रुपये का मुआवजा, किसी का घर पूरी तरह से जल गया तो 5 लाख रुपए का मुआवजा, और अगर कोई किराएदार था तो 1 लाख रुपए किराएदार को उसके बिलोंगिंग्स के लिए और 4 लाख रुपए मकान मालिक को घर जलने के लिए। और अगर घर को पूरी तरह से नहीं जला लेकिन सब्सटैंशियल डैमेज है तो 2.5 लाख रुपए का मुआवजा। और कॉमर्शियल यूनिट, दुकान वगैरह अगर किसी की जल जाती है तो 5 लाख रुपए तक का मुआवजा, जो अनइंश्योर्ड है।
जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए या सब्सटेंशियल जल गए और उनको इमीडिएट राहत की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब कागज़ी कार्रवाई में थोड़ा सा समय लग सकता है। जिन लोगों को इमीडिएट ज़रूरत है उन्हें 25,000 रुपये का एक्स ग्रेशिया तुरंत दे दिया जाएगा ताकि उनकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चल सके। जैसे मैंने कहा कि हेल्पलाइन भी है, ऑफिसर्स के दफ्तर भी हैं, लेकिन एक ऐप भी डेवलप किया जा रहा है, एक आध दिन में वो जारी कर दिया जाएगा, जिसके ज़रिए लोग अपने यहाँ पे इसमें अपने क्लेम दाखिल कर सकते हैं और उसके बाद उनको बुला के उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स भरवा लिए जाएंगे। कई लोगों के जिनके घर पूरी तरह से जल गए, उनके आईडी कार्ड, आधार कार्ड, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी डीड्स वगैरह जल गए होंगे, तो उसके लिए स्पेशल कैंप्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट लगाएगा जगह जगह पे, ताकि उनको ये कागज़ दोबारा बनवाने में दिक्कत ना हो। ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कहा जा रहा है कि उस एरिया में, मैं जब कल गया था, चारों तरफ पत्थर पड़े हुए थे, चारों तरफ जले हुए, तो उस एरिया की सफाई के लिए तुरंत कार्रवाई करे। मोहल्ले के लेवल पे हर जगह पीस कमिटीज़ बनाई जा रही हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की दुकानें जल गई जो हो सकता है उनके पास इंश्योरेंस हो, बहुत सारे लोगों के व्हीकल्स जल गए जिनके पास हो सकता है इंश्योरेंस हो। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा गया कि इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ टाई अप करके, अगर इंश्योरेंस कंपनीज़ भी वहाँ पे कैंप लगा के और इसको जल्द से जल्द लोगों के क्लेम्स को सेटल कर सके। दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन को कहा जा रहा है कि जिन लोगों की दुकानें और रोज़गार ख़त्म हो गए उनको इजी टर्म्स के ऊपर सब्सिडाइज्ड लोन्स दिए जा सकें। कई बच्चों की किताबें जल गई, तो उस इलाके के स्कूलों में कहा जा रहा है कि उन बच्चों को, चाहे प्राइवेट स्कूल के हों चाहे सरकारी स्कूल के हों, बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म्स फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। और जो बच्चे अभी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले थे और इस वजह से नहीं दे पाए, उनकी लिस्ट बना के इन दोनों बोर्ड्स को भेज दी जाएगी और बोर्ड ने कहा है उन लोगों ने कि इनकी दोबारा परीक्षा का वो इंतज़ाम करेंगे। तो ये सारे एफर्ट्स हैं। मैं ख़ास तौर से सरकारी हॉस्पिटल्स जो हमारे हैं उनको उन्होंने बहुत शानदार काम किया, सभी डॉक्टर्स ने बहुत शानदार काम किया। मैं खुद भी गया था, कई सारे हॉस्पिटल्स में कई बार गया था और रात दिन मेहनत की है डॉक्टर्स ने भी और सभी कर्मचारियों ने, पैरामेडिक स्टाफ ने। बहुत ज़्यादा प्रेशर था उन लोगों के ऊपर और उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। सर, जीटीबी अस्पताल बड़ा अस्पताल है जहाँ पर ये सब हो रहा है, वहाँ पे सीटी स्कैन मशीन खराब पड़ी हुई है। चल रही है, ये बता रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर बता रहे हैं चल रही है। दिन तक तो नहीं चल रही है, अब ठीक हो गई है, सुबह से चल रही है, आज सुबह से चल रही है। मुख्यमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग बेघर हो गए हैं तो अभी रहने का कोई इंतजाम नहीं हो उनके लिए? रैन बसेरों के अंदर टेम्पोरेरी इंतजाम कर रहे हैं। वैसे जो मुझे बताया गया है, अगर किसी को भी ज़रूरत है तो रैन बसेरे में कर सकता है। मुझे बताया गया कुछ लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों के आसपास दोस्तों के यहाँ चले गए हैं। एक सवाल ये है कि इस पूरे एपिसोड में आरोपकर्ता लगने शुरू हो गए। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के ऊपर भी सवालों के घेरे में है कि उनकी छत पर पेट्रोल बम और पत्थर काफी मिले हैं। सख्त एक्शन लो। आपने क्या किया? सख्त एक्शन लो उसके। मेरे पास पुलिस नहीं है, अगर पुलिस होती तो हम भी सख्त एक्शन लेते। मेरा अपना ये मानना है कि देश की सुरक्षा को लेके और जो इस तरह के दंगे होते हैं, मैं ये सुबह से देख रहा हूँ, इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का है कोई, या बीजेपी का है, या कोई कांग्रेस का है, जिन जिन लोगों ने दंगों को उकसाने की कोशिश की, जिन जिन लोगों ने दंगे करवाए, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे मंत्रिमंडल में कोई है, किसी को नहीं छोड़ना है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो। उस पर आप बयान क्या पूछ रहे हो लोगों से? आपका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है जी? कहने से दंगे वालों को सजा मिलेगी क्या? इससे सजा मिलेगी? ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलेगा हमारा? उठा के जेल में डालो जो भी दोषी हैं, उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत।
राजनीति करना बंद करो देश की सुरक्षा के साथ, देश के साथ राजनीति करना बंद करो। सर राजनीति तो इतना हो गया कि 12 बजे जज को बदल दिया गया, जो कल ये दुखदाई है। वो ऐसा एस्टिमेट है नहीं, अब करेंगे सारे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज गोइंग टू डू इट। मैंने कह दिया आपको सख्त से सख्त सजा दो, जो सजा बनती है उससे डबल सजा दे दो अगर कोई आम आदमी पार्टी वाला पकड़ा जाता है तो। रियासत तेलंगाना के डायनामिक सीएम माने जाने वाले केसीआर ने उन्हीं की तरह इंसानियत की फलाह बहबूद के चाहने वाले भूपालापल्ली के जिला कलेक्टर की जानिब से एक उम्र रसीदा खातून के मसाइल ऑफिस के रूबरू सीढ़ियों पर बैठकर समाअत करने वाले जज्बे की ज़बरदस्त तारीफ की और मुतासरा खातून के वजीफ़े और डबल बेडरूम स्कीम के मकान को फौरी जारी करने पर ज़बरदस्त खुशी का इजहार किया और इस मौके पर सारे इंतज़ामिया को भी मुतवज्जह करते हुए इसी तरह से मामलात निपटाने की ख्वाहिश भी जाहिर की। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके अलवाल की वेंकटपुरम कॉलोनी में इलाके के एक हिस्ट्री शीटर माइकल को कुछ अनजान लोगों ने तेजधारी हथियारों से जख्म पहुंचाकर हलाक कर डाला। जख्म गहरे आ जाने की वजह से माइकल की मुकामे हादसा पर ही मौत वाक़ई हो गई। अलवाल पुलिस ने केस बुक करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। 8 గంటల ప్రాంతంలో మాకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, వెంకటపురం కొత్త బస్తీ దగ్గర మైకేల్ అనే వ్యక్తి ఇంటి దగ్గర అతను కాలిపోయి చనిపోయి ఉన్నాడని చెప్పేసి ఆ సమాచారం వచ్చింది. ఆ సమాచారంతో వెంటనే మేము తర్వాత రెవెన్యూ తర్వాత వీళ్ళందరం కూడా చూసినాము. చూస్తే ఒక మనిషి చనిపోయి ఉన్నాడు, అక్కడ కాలిపోయి చనిపోయి ఉన్నాడు. సో దాంతోపాటు అక్కడక్కడ బ్లడ్ స్టెయిన్స్ కూడా గల్లీలో కనిపించినాయి. సో తర్వాత అంతా వెరిఫికేషన్ చేస్తే ఈ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా అడిగితే ఇతని పేరు మైకేల్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇతను మైకేల్ అనే వ్యక్తి మన పోలీస్ స్టేషన్లో అతని మీద ఒక 4-5 కేసులు కూడా ఉన్నాయి. గతంలో కొన్ని కేసులు కన్విక్షన్ అయినాయి, తర్వాత కొన్ని కేసులు ఇప్పుడు ట్రయల్ కూడా నడుస్తున్నాయి. సో ఒక 7 నెలల నుంచి అతను ఇక్కడ ఉండట్లేడు. ఇక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకు వీళ్ళకు కూడా కొన్ని గొడవలు కూడా జరుగుతున్నాయి. సో దానిలో మూలంగా అతను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. సో అతనికి ఫాదర్ మదర్ కూడా ఎవరు లేరు, ఒక బ్రదరు తర్వాత ఒక సిస్టర్ ఉన్నారు. సో వచ్చి చూసిన తర్వాత ఇదంతా కూడా చూసుకొని వెంటనే క్రూజ్ టీమ్ని పిలిపించినాము, తర్వాత డాగ్ స్క్వాడ్ని కూడా పిలిపించినాము. తర్వాత వాళ్ళ సిస్టర్ నుంచి కంప్లైంట్ తీసుకున్న తర్వాత డాగ్ స్క్వాడ్ కూడా మొత్తం అంతా సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో తిరిగి కొన్ని ఐడెంట్ ప్లేసెస్ కూడా ఐడెంటిఫై చేసింది. సో దాని ప్రకారంగా మా డీసీపీ మేడం గారు తర్వాత ఏసీపీ గారు ఇదంతా కూడా సీన్ విజిట్ చేసినాము. ఇప్పుడు అది ఎలా జరిగింది ఏం జరిగిందని దాని మీద మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఈ డెడ్ బాడీని పోస్ట్మార్టం చేయించిన తర్వాత అక్కడ కూడా ఏమన్నా ఇంటర్నల్ ఇంజరీస్ కానీ తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ ఇంజరీస్ కానీ చెప్పేసి అది కూడా తెలుసుకొని ఎవరు దీనికి పాల్పడ్డారనేటువంటి ఆ కోణంలో కూడా సరౌండింగ్ అంతా కూడా చెక్ చేస్తున్నాం. చెక్ చేసి వాళ్ళు ఎవరు చేశారనేది తప్పకుండా వాళ్ళని పట్టుకొని చట్ట ప్రకారంగా వాళ్ళని శిక్షించడం జరుగుతుంది. तेलंगाना के जिले नारायणपेट के एमएलए राजेंद्र रेड्डी ने आज अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अपने इलाके के वार्ड नंबर 7 और 8 का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकातें की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए और जगह जगह कचरे के अंबार पड़े रहने पर बल्दियाती अहदेदारों को तवज्जो भी दिलाई। आगे इन्होंने बतलाया कि वार्ड नंबर 7 के बहुत सारे मसाइल जैसे स्ट्रीट लाइट्स, सीसी रोड्स की तज़ीन वगैरह के लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं और अनकरीब इस सिलसिले में एक्शन ले लिया जाएगा। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद की साबिका एमपी के कविता ने आज नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में एक केस के सिलसिले में हाजिरी दी। बतलाया गया है कि साबिका में 2010 में जिले में कुछ धांधलियों के इल्जामात के चलते उस वक्त के एमएलए वाई लक्ष्मी नारायण मुस्तफ़ी हो गए थे। तभी बाई इलेक्शंस आ गए थे और वहां के मुकामी अवाम की जानिब से धरने भी दिए गए थे, जिसकी वजह से ये केस बुक हुआ था। हाजिरी के मौके पर स्पेशल सेशन जज ने के कविता को 10,000 का पर्सनल बॉन्ड दाखिल करने की हिदायत दी और 19 मार्च को दोबारा हाजिर अदालत होने पर अहकामात भी जारी किए।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।